नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कार्बन और कार्बन के यौगिक। एक वीडियो में ऑलरेडी उसका बना चुका हूँ। उसमें मैंने आपको कार्बन के 4 महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बताया था कि इनका क्रम आपको याद करना है कि किसका गलनांक ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन वहाँ से आया था। आज की क्लास के अंदर अपन एक पॉइंट और है इसी चैप्टर का, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और मेरे को लगता है कि यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ने के बजाय उस चैप्टर में मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था अपनी जो क्लासें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब डीपली लेवल तक की नहीं है। अपना मतलब सिर्फ इतना है कि अपने सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट से अपन का काम निकल जाए। और ये क्लास आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके हिसाब से मैं क्लास को जो है वो लगा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मुझे पता है बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लाइक भी कम थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे साथ 20 बंदे भी जुड़े हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो ज़बरदस्त है। मैंने एक बार गुज्जर प्रतिहार बढ़ाया था, जो वीडियो अपलोड किया था तो 200-300 व्यूज़ थे। 2-3 महीने वही पड़े रहे, लेकिन जब वैकेंसी आई उसके बाद आज भी आप देख लेना उस वीडियो पे 60-70 हज़ार व्यूज़ है। मतलब क्या है कि अभी लोगों को पता ही नहीं है किसकी तैयारी करें, और तैयारी डिसाइड भी कर लिया कि फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, तो ऐसे वीडियो देखते हैं कि यार पता नहीं उनमें क्या होगा और क्या नहीं, है ना? बस जो पढ़ा रहा है वो उसको पढ़ लिया। जो आपके ऑथेंटिक स्रोत हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको एनालिसिस करोगे ना, तब जाके आपको चीज़ें पता लगेगी कि यार पूरी क्लास 2-4 घंटे की देखने के बजाय हम अगर कॉन्सेप्ट को मजबूत करें ना, कि इस टॉपिक में मेन चीज़ क्या है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप भी जानते हो कि अपन को काम निकालना होता है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन डाल रखे हैं। अब साइंस का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप तो ये चाहोगे कि नहीं कि यार 5 प्रश्न आएँगे, तो अपन इतना तो मजबूत कर लें कि अगर उनमें से आ गया तो 5 में से 5 भी सही हो गई। अगर मैं करवा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ गया। जैसे आज की क्लास में मैं मेन मोटिव लेके चल रहा हूँ, ये समीकरण, ये वाली समीकरण जो है और एक ये वाली समीकरण, पूरा फोकस इन 2 समीकरणों पे है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में कैसे भी करके वो एग्ज़ामिनर पूछने को चाहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको आज की क्लास में कैसे भी रटवाऊँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड, अभी जो ग्रेड 3 का पेपर हुआ है उसमें पूछा था, जिन्होंने दिया तो याद कर लेना, सोडियम जिंकेट पूछा था, याद है तो वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है। और आपके सिलेबस में कार्बन के यौगिक डाल रखा है, कार्बन और कार्बन के यौगिक, और ऐसा ये यौगिक है जिसका नाम है एथेनॉल। आज की क्लास अपनी एथेनॉल के बारे में रहे। तो पहले थोड़ा सा जो थ्योरी दे रखी है ताकि आपको थोड़ा सी समझ पैदा हो जाए, और ऐसा भी नहीं रहे कि यार अपन ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ। मैंने अभी आपको कहा पिन पॉइंट अपना वही है जो मैंने हाईलाइट करके वही रटना है। तो देखो, अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं। मैंने कहा हर एक चीज़ में कार्बन है और यौगिकों के साथ जब मिल जाता है तो प्रकृति में अपने को बहुत जो है यूजफुल रहता है, जिसके उदाहरण भी हम अपन ने देखे थे। किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से दो महत्वपूर्ण यौगिकों एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का अम्ल अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल एथेनॉल अम्लों के गुणधर्म को अपन अध्ययन करेंगे। चलो जी, पहला है अपना एथेनॉल। और देखो, जिसको क्लास बोरिंग लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ जा रहे, तो मैं ये कहूँगा कि भाई 2 बार वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना, या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। भाई प्रैक्टिस का मतलब ये है कि 1-2 जगह और देखना वीडियो को, फिर ये वीडियो देखना, और थोड़ा सा रटने की भी कोशिश करना। आजकल ऐसा नहीं है कि भाई रटने से कुछ नहीं होता। आप जितने भी सिलेक्शन ले रहे हैं उनको देखना। अभी आपके सामने हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर लगे थे, मैथ्स रहा है और हिस्ट्री से सिलेक्शन लिया है, सोचने वाली बात है ना? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कई बार क्या होता है कि रटने से भी काम चल जाता है, क्योंकि पीएचडी नहीं करनी होती, है ना? अपन को ये रहता है कि यार ये क्वेश्चन हमारा कैसे जैसे करके सही हो जाए, क्योंकि हर पोर्शन दे रखा है तो हर एक में पीएचडी नहीं कर सकते। अपन को तो सब्जेक्ट मजबूत करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत करके चलना है। फर्स्ट पेपर में तो अपनी जो मेन पकड़ है वो यही होनी चाहिए कि हर पोर्शन से अपन के जो है कुछ-कुछ प्रश्न सही होते चले। जिस पोर्शन में हमारा कमज़ोर है उससे भी अपने 2-4 प्रश्न जो है वो निकल के आएँ तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, कितना इंप्रूव करेगा वो। तो ये चीज़ें हैं। तो एथेनॉल कक्ष के, देखिए एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, मतलब कमरे के ताप पर ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कल भी मैंने बताया था, चारों में 4 यौगिक बताए थे, जिनमें 3 तो लिक्विड थे और एक आपका गैसीय था। वो वीडियो देख लेना भाई, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, और ये एग्जाम के टाइम ये वीडियो भी ट्रेंड करेगा, देख लेना। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 मैंने बताती थी, देख लेना। उसमें समझा दिया था कि किसका गलनांक ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल नाम आते ही दिमाग में है ना वो वहाँ चला जाता है, ढाबे पे, है ना, वो देसी शराब, तो वो चीज़ है। तो एल्कोहल कहा जाता है, तथा सभी एल्कोहली पदार्थों में ये महत्वपूर्ण अवयव होता है, और इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी है। तो
ये है साहब एल्कोहल। इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, देखो ये नाम आप याद रख सकते हो, कई बार पूछे ना, हालाँकि नहीं पूछेगा लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, छोटे-मोटे एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, तो ये देख लेना, टिंचर आयोडीन। इसके अलावा देखो कफ सीरीज, टॉनिक दवाई वगैरह है, उनमें औषधियों में आपको पता है जब आप मेडिसिन लेते हो, दवाई पीते हो, तो उसमें एल्कोहल का जो है कुछ मात्रा में उसमें आता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है ना, चढ़ जाती है। भाई साहब विज्ञान है ना, विज्ञान वो बहुत खतरनाक दिखने लग जाती है, फिर फर्स्ट ग्रेड भी है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर दिखने लग जाती है अगर नशा आ जाता है ना। तो देखिए, हालांकि एल्कोहल पीना क्या है, निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल यानी परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा यदि जो है ले ली, तो साहब जयराम जी की भी हो सकती है ना, कि ये एल्कोहल पीते हैं, उनमें तो कुछ मात्रा में आती है। अगर प्योर एल्कोहल ले लेना तो साहब जी जय श्री राम होती है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मज़े लेके पढ़ रहे हैं ताकि, क्योंकि खाली समय है, थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे तो चीज़ें भी याद रहेंगी, और थोड़ा क्लास में क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था, आज की क्लास में अपने को 2 शब्द याद करने हैं बस, उसके इर्द-गिर्द क्लास रहेगी। चलो आगे, थ्योरी क्लास बस होने वाली है, थोड़ा सा और। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो साहब लीवर है ना, वो अपना डैमेज ही हो जाता है। अब देखो मेन चीज़, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन करके दिखासे और थी, नौकरी लग जाओ तो थे भी करके बताया बच्चन। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालिए। आप क्या प्रेक्षित करेंगे, उत्सर्जित गैस की जांच करेंगे कि कौन सी गैस जो है वो निकली है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, एग्जाम का क्वेश्चन यही है कि एथेनॉल, अब देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ 2 शब्द आए, एक तो देखो सोडियम आया, और सोडियम का टुकड़ा कैसे लेना है, 2 चावल का दाना वाले 20 साइज का, क्योंकि सोडियम होता है ना, आप कईयों को पता नहीं है, सोडियम की हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। रबड़ होता है ना अपनी, वैसा तो उसका आकार होता है, आकार का आकार नहीं कहेंगे उसकी, मतलब आप हाथ में ले ना रबड़ को, तो वैसा फील होता है, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है। अगर ये मानो कि रबड़ जितने आकार का सोडियम अगर वायुमंडल में चला जाए, जैसे अपने घर में फेंक दिया ऐसे ही, तो साहब पूरे घर को उड़ा देगा, इतना खतरनाक होता है। इसीलिए इस सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डाला जाता है, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं, इसके छोटे छोटे महीन महीन टुकड़े हों। तभी तो यहाँ चावल के टुकड़े बोला है। एक चावल का छोटा सा टुकड़ा है ना, वो भी आग आग उत्पन्न करता है अगर वायु के संपर्क में आ जाए। ये जो आपकी लेब होती है, उसमें सोडियम को रखा जाता है, वो प्रखनली तोड़ने के लिए या अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को हमने देखा, हमने किया भी है। बहुत बड़ा टुकड़ा तो आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। मिल जाता है तो बहुत संभाल के उसको रखना पड़ता है। चलो जी, ये तो हो गई सोडियम की बात, और ये हो गया। अब कह रहा है कि एथेनॉल के अंदर डालो भाई सोडियम को, क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है, तो गैस निकल रही है तो कौन सी निकल रही है, और गैस के साथ कोई पदार्थ बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, बस वही अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो ये लो जी, मेन मोटिव अपनी क्लास का यहीं से था। देखो, एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक है, और सिलेबस में कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक अपने डाल रखा है इसलिए। तो देखो, सोडियम के साथ अपक्रिया, अब देखो ये रहा सोडियम, इसका प्रतीक होता है Na। हालांकि सोडियम है एसओ अपन लिखते हैं, लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है, ये Na होता है। ये तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ कि ये तो जानते होंगे, सोडियम 11 नंबर पे होता है, सोडियम Na। और ये है आपका एथेनॉल। कल मैंने आपको बताया था इसका सूत्र कि CH3CH2OH, OH। अब जब इसकी रिएक्शन होगी, तो अपने को रिएक्शन के बाद फाइनल जो रिजल्ट है ना, वो याद रखना है। वो पूछ रहा था गैस कौन सी उत्पन्न होगी, ये रही गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। एग्जामिनर देगा आपको क्या, कि सोडियम की क्रिया एथेनॉल के साथ करवाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या कोई और 2-4 गैस दे देगा, तो वहां पे पहला क्वेश्चन तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस। अब याद रख लेना, आप ऐसे भी याद कर लो। देखो इस एथेनॉल के लास्ट में क्या है, एच है, एच से आपको H2 याद रखना है ना। और ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो यहाँ से ये टूटेगा ना, तो ये पूरा एक जो है वो एक पदार्थ बना लेगा, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। ये भी आपसे पूछ सकता है, ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें सोडियम जिंकेट का सूत्र पूछा था, और वो रिएक्शन सेम ऐसी रिएक्शन बनती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, CH3CH2O, ये इतना तो ये सूत्र वाला ही है। देखो ये तो यही है, Na है वो यहाँ जुड़े जाएगा, O माइनस होता है, Na प्लस होता है, प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, मुझे पता है, अपने को रटना है भाई, रट के ही चलना है। 2 शब्द रटने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रट लो। सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन, तीनों नाम एक साथ याद रखोगे ना, तो एथोक्साइड से तो आपको याद रहेगा एथेनॉल, और सोडियम मैंने कहानी बताई है तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, और हाइड्रोजन, भाई साहब हाइड्रोजन गैस निकलती है,
और हाइड्रोजन कितना है ना उड़ाने के लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हैं। आगे बात समझ में, अब इसको याद करके चलना है। एल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो बनता है सोडियम एथोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन में वो डालेंगे, सोडियम जिंकेट भी डालेगा मुझे पता है, कोई और भी डालेगा, है ना, तो लेकिन सोडियम एथोक्साइड याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है कि नहीं बनाता है? वो अपन जब रिएक्शन वाली चीज़ें आएंगी, रिएक्शन वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम आपको और बताएंगे। हालांकि एक जिंक का जरूर याद रखना, आपके अमल क्षार का टॉपिक नहीं है, जिंक का बड़ा रोल होता है। जिंक जो होता है ना, वो चाहे एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, उनके साथ क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। हालांकि नॉर्मली ये होता है कि जो अम्ल होते हैं, बहुत सारे अम्ल होते हैं, वो धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जिंक जो है वो धातु के क्षार होते हुए भी धातु के साथ क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा विचित्र है, हालांकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप इतना याद रखो बस। अब देखो दूसरा दूसरा पॉइंट ये है, 2 रिएक्शन पढ़नी है और दूसरी रिएक्शन में सिर्फ एक नाम याद रखना है। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप नहीं जानते, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं वो अपन नहीं डिस्कस करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में 443 केल्विन तापमान टेम्परेचर इथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। दोबारा देख लो एक बार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। देखो ये तो रहा आपका क्या, एथेनॉल, और ये रहा आपका H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना। और तापमान कितना देना है, 443 केल्विन तापमान देना है, गर्म कर लिया, और ये बन गया आपका क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है एथीन, है ना। और इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एथेनॉल का, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एथेनॉल का निर्जलीकरण। अब आपके क्वेश्चन क्या बनेगा, सुन लो। क्वेश्चन ये बनेगा कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, या इस क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन ज़बरदस्त बनेगा कि एथेनॉल के निर्जलीकरण में जो निर्जलीकारक होता है उसका नाम क्या है और कितना टेम्परेचर यूज में लिया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो काम में तो लिया जाता है आपका H2SO4, ये काम करता है निर्जलीकारक का, जिसका नाम है H2SO4 को, और कितना केल्विन ताप, 443 केल्विन ताप, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। यह अपनी क्लास आज कंप्लीट हो गई है मानो। 2 शब्द मैंने रटाए हैं, ऊपर वाले में मैंने कहा है एथेनॉल सोडियम के साथ मिलाओगे तो धुआं उठेगा, गैस का नाम होगा हाइड्रोजन और बनेगा सोडियम एथोक्साइड। और दूसरे में निर्जलीकरण नाम आ जाए ना, ये निर्जलीकरण एथेनॉल का, तो निर्जलीकारक याद रखना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और ताप 443 केल्विन, बस बात खलास। 2 शब्द तो रट ही सकते हो, पूरी हिस्ट्री रटते हो यार। अब मजे वाली चीज़ें 2 मैंने लिखी हैं ताकि अपना जो किताब है साथ साथ में वो भी कवर होते रहे। चैप्टर हो गया ये मानो। देखो, सजीव जो होते हैं ना प्राणियों में, उनमें एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब मजे वाली चीज़ें हैं, कोई दारू पीता है ना तो उसको बता देना भैया ये प्रभाव पड़ेगा। क्या, जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है। अपनी जो शरीर का जो काम करना है, खाना पीना है, मेटाबॉलिक क्रिया है, वो सारी क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है प्रोसेस। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। अपना जो नर्वस सिस्टम है ना, सोचने की क्षमता कि आप आगे जा के बन से हैं, नौकरी लाग के केला से, तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। दारू पीता है तो बस उसको फर्स्ट ग्रेड दिखती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी, है ना। उसको ये समझ नहीं रहता है कि सिलेबस के साथ पढ़ना होता है कि कैसे पढ़ना होता है। छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं है, मज़े की बात बहुत होगी। चलो, इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है, एसोसिएशन सही तरीके से नहीं रख पाता, और मानसिक दुविधा हो जाती है, निंदापन सही से नहीं आता है ना, ये कम हो जाती है, और भाव शून्य हो जाता है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, हाँ पीने के बाद वो फ्री जरूर हो जाता है, टेंशन का इलाज तो है लेकिन इसको सही में नहीं लेना है। लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। धीरे धीरे उसका सब चीज़ें जो है वो खोखला हो जाती है, और वो बस एक इंसान है, इंसान ही बन के रह जाता है खोखला, और कुछ दिनों के बाद बस जयराम जी की। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है। एथेनॉल का ही भाई है मेथेनॉल, अगर उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लेना तो इससे मानो जयराम जी की पहले हो जाएगी। यकृत यानी अपना जो लीवर है में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथिनेल बनाता है, ये थोड़ा सा याद रखने का। और मेथिनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार से स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथिनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। अब सारी चीज़ें बुरी नहीं है,
कि एथेनॉल है उसका बहुत सारा यूज होता है ना, तो इसलिए बस दारू को बंद कर दो, है ना। ये तो अपन कहते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत है, इसलिए चीज़ें हैं। अब जितनी भी दवाइयाँ आती हैं उन सब में क्या आता है, एल्कोहल आता है। तो एल्कोहल बुरा नहीं है, उसकी मात्रा जितनी ज़्यादा आप मैक्सिमम लोगे वो उतना ख़राब करेगा। मैं तो उसके कभी पक्ष में नहीं हूँ, इससे दूर ही रहना ठीक है भाई। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग करने के लिए इसमें मेथेनॉल का जहरीला पदार्थ दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। और एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इससे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। और एक है एल्कोहल किस रूप में भी काम आता है, ईंधन के रूप में। मैंने कहा था ना, पेट्रोल में भी मिलाया जाता है ताकि ये धुआं वगैरह है उसको कम कर दे। और पेट्रोल में थोड़ा सा अंगुली डालकर उसको टेस्ट करो, थोड़ा सा आपको स्मेल आएगी ऐसी, तो वो चीज़ें। गन्ना जो होता है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। ठीक बात है। गन्ने का रस मोलेलस यानी शीरा बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल या इथेनॉल को हम जो है तैयार करते हैं। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीकृत होने पर केवल CO2 और जल बनाता है। कहने का मतलब ये है कि आज की अपनी क्लास में ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, CH3 CH2 ONA, और एक आपका ये 443 केल्विन तापमान। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर अपनी अगली क्लास जो रहेगी इसी टॉपिक पर, जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक आपके लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।